बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हेन डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट्स, कि जो प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन है कब शुरू हुआ है। तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुई थी उसके बाद जो पीरियड है उसे कहते हैं, इस पीरियड में डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई। और आपने ये चीज़ भी देखी थी कि कॉलोनीज़ जो थी वो एम्पायर्स के टाइम पे भी बनती रही हैं। फिर आपने यूरोपियन कॉलोनीज़ की बात की, 15 सेंचुरीज़ में कॉलोनीज़ बनना स्टार्ट हुई। तो उस टाइम भी जो कॉलोनीज़ थी वो इंडिपेंडेंस हासिल करती रही हैं, चाहे वो लड़के करती रही हैं, चाहे वो किसी न किसी और तरीके से करती रही हैं, या उन्हें खुद इंडिपेंडेंस मिल जाती थी। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस की जब आप बात करते हो तो उसमें आपने ये चीज़ बतानी है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो एक्चुअली में डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई थी। फिर आपने थोड़ी सी अमेरिकन हिस्ट्री को देख लिया था कि जो 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद 7 साल जंग हुई, और फिर 1783 में इंग्लैंड ने अमेरिका की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया था। तो वो जो थी वो स्ट्रगल मूवमेंट्स थी, क्योंकि एट द सेम टाइम अगर इंग्लैंड की एक कॉलोनी ख़त्म हो रही थी नॉर्थ अमेरिका से, तो इंग्लैंड बाकी जगह भी अपनी कॉलोनीज़ बना रहा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे वो कौन से डिटर्मिनेंट्स थे, या वो कौन सी वजह थी, या कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन। फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। पहला पॉइंट है जी, यूएसए वॉज नॉट विलिंग टू सपोर्ट द कंटिन्यूशन ऑफ इम्पीरियल रूल ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन, एंड यूएसए वांटेड देम टू गिव इंडिपेंडेंस टू द कॉलोनियल टेरिटरीज। पहली चीज़ तो आप देख लो, फ्रांस एंड ब्रिटेन का यहाँ पे नाम लिखा गया है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो दो मेजर कॉलोनियल पावर्स थी वो थी फ्रांस या ब्रिटेन। कॉलोनियल पावर्स को आप इंपीरियल पावर्स भी बोल सकते हैं। तो यूएसए जो था वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया के सामने एक सुपर पावर की तौर पे इमर्ज हुआ, क्योंकि यूएसए खुद कॉलोनी रहा था एक टाइम पे। तो वो इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करता था, ये जो इंपीरियलिज्म की पॉलिसी थी। और एक और चीज़ आपको बता दूं, यूएसए की अपनी भी कोई भी कॉलोनी नहीं थी। तो इस वजह से यूएसए चाहता था फ्रांस और ब्रिटेन को कि वो जितनी भी उनकी कॉलोनीज़ है उन्हें वो इंडिपेंडेंस दे दे, आज़ादी दे दे। अब आप देख लो वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर 1947 यहाँ पे भी हमारी स्ट्रगल थी, नेशनलिज्म की वेव्स चल रही थी, मूवमेंट स्टार्ट थी। और एट द सेम टाइम जो था यूएसए भी प्रेशर डाल रहा था ब्रिटेन पे कि इन्हें अब आज़ादी दे दो। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएसए एज अ सुपर पावर इमर्ज हुआ, तो फ्रांस और ब्रिटेन को इस वजह से यूएसए की बात माननी पड़ी, और कॉलोनीज़ को उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंस देना शुरू कर दिया। तो कह सकते हो कि यूएसए ने, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, उसने प्रेशर डाला फ्रांस और ब्रिटेन पे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यूरोपियन पावर्स बिकेम very weak economically and militarily after World War II। इसका मतलब है कि जो जो वर्ल्ड वॉर टू में जो ग्रुप जीता था उसमें फ्रांस और ब्रिटेन था। दो के वो वर्ल्ड वॉर जीत गए थे, लेकिन क्या हुआ था, इस वर्ल्ड वॉर टू से फ्रांस और ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ था। उनकी फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर, उनकी इकोनॉमिक पावर बहुत डिक्रीज़ हो गई थी, और वॉर के बाद ये उस कंडीशन में नहीं थे कि वो अपनी कॉलोनीज़ को मेंटेन कर सकें। तो जो थर्ड पॉइंट है वो भी इसी से मिलता जुलता है। इवन द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन स्टेट्स, जिसमें ब्रिटेन इंपीरियल पावर्स थी और फ्रांस की इंपीरियल पावर थी, वाज नॉट एबल टू बियर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री बर्डन और टू मेंटेन एन एम्पायर।
जो थर्ड सेकंड बुलेट है उसमें आप लोग तमाम यूरोपियन पावर्स की बात कर सकते हो कि यूरोप को नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में। और जो थर्ड बुलेट है इस पे आप पर्टिकुलरली ब्रिटेन और फ्रांस की बात कर लो कि इनके पास अब इतनी इनमें एबिलिटी नहीं थी कि या इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ये मज़ीद बर्दाश्त कर सकें और मेंटेन कर सकें अपनी कॉलोनीज़ को। एट द सेम टाइम यूएसए भी इन पे प्रेशर डाल रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड आल्सो ग्रोन इन स्ट्रेंथ पर्टिकुलरली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इन द डोमिनेटेड कंट्रीज़, या डोमिनेटेड कंट्रीज़ से मुराद कॉलोनीज़। तो यहाँ पे नेशनलिज्म होगा, यहाँ पे नेशनलाइजेशन लिखा गया है, इसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये नेशनलिज्म का टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और नेशनलिज्म बेसिकली ये है कि अपनी कौम से मोहब्बत, अपनी कौम के लिए कुछ आपने चाहते हो कि उस कौम के लिए हमने कुछ इस्टेब्लिश करना है, एक स्टेट। इवन ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। आपने टू नेशन थ्योरी पढ़ी, आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ी, फिर उसमें आपने आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम को डिटेल में देखा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। दो कि नेशनलिज्म की जो मूवमेंट थी वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट नहीं हुई, ये बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये जो मूवमेंट थी या नेशनलिज्म की लिए जो आवाज़ उठाई जा रही थी ये बहुत तेज़ हो चुकी थी। तो इस बुलेट के साथ अगर आपने कोई एग्ज़ाम्पल डालनी है तो सब कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है कि बोथ नेशनलिज्म एंड वीकनिंग ऑफ कलोनियल पावर्स हेल्प्ड इन अचीविंग डी कलोनाइजेशन। अब नेशनलिज्म की मूवमेंट भी चल रही थी, इसके साथ आपने देखा था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो आपकी कलोनियल पावर्स थी या इंपीरियल पावर्स थी वो वीक हो रही थी, और इतना नुकसान उन्हें हो गया था कि वो मज़ीद बियर नहीं कर सकती थी इन इतनी बड़ी एम्पायर्स को मेंटेन करना। तो यही चीज़ इस बुलेट में बताई गई है। तो अब आप को ये चीज़ पता चल गया कि सब कॉन्टिनेंट में मूवमेंट्स चल रही थी पाकिस्तान को बनाने के लिए, लेकिन दुनिया में के नक्शे पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हो रही थी एट द सेम टाइम जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। तो वो क्या डेवलपमेंट्स थी तो वो इस स्लाइड में कुछ आपको मैं उम्मीद करता हूँ आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास बुलेट है यूनाइटेड नेशंस। यूएन जो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा, इसे हम डिटेल में देखेंगे। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाई गई और इसका मकसद यही था कि अब हमने जंगें नहीं करनी, हमने पीस को मेंटेन करना है। तो यूनाइटेड नेशन प्रोवाइडेड एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू गिव वॉइस टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो जितनी भी कॉलोनीज़ थी उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था यूनाइटेड नेशंस की शक्ल में, और यहाँ पे कॉलोनीज़ जो थी वो अपनी इंडिपेंडेंस के हवाले से आवाज़ उठा सकती थी। तो ये बेसिकली मेजर फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं लेकिन हम लोग जस्ट मेजर फैक्टर्स देख रहे हैं, इतना हमारे लिए बहुत है। तो दैट्स ऑल, इस इसे हम कंक्लूड कर देते हैं। तो इस टॉपिक को हम कंक्लूड ऐसे करेंगे, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसके जो नताइज थे, द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूरोपियन इंपीरियल पावर स्टार्टेड टू इरोड। इरोड का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था। एंड द डोमिनेटेड टेरिटरीज कॉलोनीज started to gain independence particularly in the continent of Asia and Africa। ज़्यादा जो कॉलोनी थी वो एशिया और अफ्रीका में ही थी, तो उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंस हासिल करना शुरू कर दिया। तो ये इस सारे टॉपिक का कंक्लूजन है। अच्छा, अब इस स्लाइड में क्वेश्चंस हैं, जितना भी अभी हमने पिछले 4-5 लेक्चर्स में डिस्कशन की, हमने इंपीरियलिज्म और कलोनियलिज्म से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने डी कलोनाइजेशन देखी, फिर हमने कलोनियलिज्म की हिस्ट्री देखी, फिर हमने ये देखा वर्ल्ड जो डी कलोनाइजेशन है ये कब एक्चुअल में कब स्टार्ट हुआ, और फिर हमने आज के लेक्चर में फैक्टर्स देखे इस डी कलोनाइजेशन के वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कलोनाइजेशन एंड डी कलोनाइजेशन।
आपके पास ऑलरेडी इन लेक्चर्स में ही इतना मटेरियल है कि आप इस पर लिख सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ कलोनाइजेशन, इस पर भी पूरा एक लेक्चर था। तीसरा क्वेश्चन है द पीरियड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू नोन एज द पीरियड ऑफ डीकोलोनाइजेशन। ये चीज़ आपको पता है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना, थोड़ी बहुत हिस्ट्री के आपने चीज़ें बता देनी है। मैंने आपको लेक्चर में अमेरिकन हिस्ट्री की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट्स थी उनकी एग्जांपल दी थी, वो चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। फिर जो चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, आज वाला जो हमारा टॉपिक था। तो ये चार क्वेश्चन हैं, इनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा आपको आपके पेपर में, और एटलीस्ट का मतलब है कि एक तो कंफर्म आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। ये मैं आपको असाइनमेंट में नहीं दे रहा क्योंकि ये मैंने आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं। तो इन्हीं से ही आप अपने नोट्स बना लो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।